आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं द रेड हेडेड लीग 3.5 के जो भी क्वेश्चन आंसर है उसे आज मैं आपके सामने समझाने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वार्मिंग अप एक्सरसाइज के बाद यहाँ पर देखो पार्ट 1 में मिस्टर विल्सन्स स्टोरी में ओरल वर्क, जो बुक के बाजू में कुछ लिखा रहता है ना, थिंग्स टू डू ओरल वर्क है ना, चैप्टर के साइड में कुछ कॉलम में लिखे रहते हैं कुछ क्वेश्चन, वो है यहाँ पर एक्चुअली। तो देखो क्या है, where will the advertisement that is given in this part, where कहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट जो दिया हुआ है इस पार्ट में, दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी ना, इस स्टोरी के पार्ट में एक एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है ना, वो कहाँ पर है ना, वेयर कैन बी सीन, वो देखे जा सकते हैं इन द क्लासिफाइड एड्स। जो क्लासिफाइड एड्स होते हैं ना, अलग अलग कैटेगरी में एड्स को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एक न्यूज़पेपर के एक पेज में, है ना, उसको बोलते हैं क्लासिफाइड एड्स। तो वो कहाँ पर देखे जा सकते हैं ये, तो देखो इन द कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर सिचुएशंस वैकेंट। देखो न्यूज़पेपर में कॉलम होता है सिचुएशंस वैकेंट वाला, उस पूरे कॉलम में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही दिए जाते हैं। जितने भी क्लासिफाइड एड्स है अलग अलग कैटेगरी के, कैटेगरी वाइज सारे ऐड दिए जाते हैं। किसी को शादी करना है उसका ऐड, किसी को कार बेचना है उसका ऐड, है ना, किसी का कोई खो गया कोई व्यक्ति उसका ऐड दिया जाता है ना, कोई लॉस हो गया, या किसी को अपना कुछ प्रोडक्ट या कुछ कंपनी का कुछ इनॉग्रेशन करना है तो वो एडवर्टाइजमेंट ऐसा वहां पर दिया रहता है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो व्हाट हैव यू टू डू व्हेन यू आर टोल्ड टू अप्लाई इन पर्सन। आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको कहा जाए किसी इंसान के पास आप अप्लाई करें, जैसे आपको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो किसी इंसान के पास जाकर आप नौकरी के लिए अप्लाई करें, ऐसा आपको कहा जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा। तो आंसर देखो, यू हैव टू गो टू द एड्रेस गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट पर्सनली, है ना, एंड सबमिट योर एप्लीकेशन एंड अटेंड द इंटरव्यू फॉर द जॉब। आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू द एड्रेस गिवन, जो आपको एड्रेस दिया जाएगा वहां पर पहले जाना पड़ेगा, इन द एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उस एड्रेस पे जाना पड़ेगा, पर्सनली मतलब खुद ही जाना पड़ेगा, एंड सबमिट योर एप्लीकेशन, और जो अप्लाई कर रहे हैं आप एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा कि मुझे नौकरी चाहिए, एंड अटेंड द इंटरव्यू फॉर द जॉब, और उस जॉब के लिए जो इंटरव्यू रखा जाएगा उस इंटरव्यू को अटेंड करना पड़ेगा। क्लियर है। थर्ड देखो क्या बोला है, हाउ वर द फोटोग्राफ्स डेवलप्ड इन दोज ओल्ड डेज। जब ये स्टोरी लिखी गई है उन दिनों, उन पुराने दिनों में फोटोग्राफ्स कैसे निकाले जाते थे, है ना। तो आंसर देखो, दे डेवलप्ड द फोटोग्राफ्स इनटू द अंडरग्राउंड रूम सेलर विच यूज्ड टू हैव टोटल डार्कनेस। जो सेलर होता है, जो अंडरग्राउंड रूम होता है, वहां पर एक फोटो स्टूडियो टाइप का बना के वहां पर फोटोग्राफ निकालते थे जहां सनलाइट नहीं पड़ती थी एक्चुअली। ठीक है ना, ओके। आगे देखो, लिसन एंड आंसर वाले जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। क्या है, वाई वॉज, यहाँ पर फ्लीट सीट लिख दिया है, गलत लिख दिया है, फ्लीट स्ट्रीट है वो, STREET स्ट्रीट, ऐसा लिखने ना, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है बुक में। वाई वॉज फ्लीट स्ट्रीट फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल। जो रेड हेडेड पीपल थे उनसे वो पूरी रोड फुल क्यों थी, फ्लीट रोड जो है ना, फुल क्यों थी। रेड हेडेड पीपल मतलब लाल बाल वाले जो सर थे ना, है ना, लाल बाल वाले जो लोग हैं उनको कहा। देखो आंसर देखो, बिकॉज मिस्टर हॉपकिंस हैड फाउंडेड द फेमस रेड हेडेड लीग। फाउंडेड का मतलब होता है स्थापना करना, है ना। इसके जो मालिक थे मिस्टर हॉपकिंस, जो बहुत रईस इंसान थे, उन्होंने इसको क्या किया था, बनाया था, फाउंड किया था, द फेमस रेड हेडेड लीग टू हेल्प ऑल द रेड हेड्स, जितने भी रेड हेड वाले जो लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए, है ना। मिस्टर हॉपकिंस ने क्या किया था, एक इस लीग की स्थापना की थी, संगठन की स्थापना की थी, ऐसा उन्हें लगता था, इसलिए वो लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए रोड पर गए हुए थे। ठीक है ना। फिफ्थ तो देखो, हु वॉज वेल सूटेड फॉर द जॉब। वो जो जॉब थी स्टूडेंट उसके लिए कौन सबसे ज़्यादा सूटेड था। आंसर देखो, मिस्टर विल्सन। मिस्टर विल्सन उस जॉब के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा सूटेबल इंसान था। ठीक है, उसे वो जॉब मिल गई। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है, वाई डिड मिस्टर विल्सन एक्सेप्ट द जॉब। मिस्टर विल्सन ने उस जॉब को एक्सेप्ट क्यों कर लिया। आंसर देखो, बिकॉज क्योंकि 4 pounds अ वीक,
एक सप्ताह के 4 पॉइंट जो मिल रहे थे वॉज अ गुड पेमेंट, वो बहुत अच्छा खासा पेमेंट था। एंड द वर्क गिवन वॉज वेरी लाइट, और जो काम दिया गया था, वर्क गिवन मतलब दिया गया जो काम था, वॉज वेरी लाइट, बहुत हल्का फुल्का काम था वो, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने जॉब एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। वुड यू लाइक टू डू सच अ जॉब, वाई, क्या आप पसंद करेंगे इस टाइप की जॉब करना, और क्यों? आंसर देखो, नो आई वुडंट हैव टेकन अप सच अ जॉब, मैं कभी भी, वुडंट हैव टेकन अप का मतलब होता है मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगा इस टाइप की जॉब में, बिकॉज क्योंकि द कंडीशंस पुट फॉरवर्ड, पुट फॉरवर्ड मतलब रखी जाना, सामने रखना, है ना, जो कंडीशन पुट फॉरवर्ड मतलब सामने रखी गई थी, सीम्ड वो ऐसी लग रही थी, टू बी फिसी, वो बहुत ज्यादा फिसी लग रही थी। फिसी का मतलब क्या होता है? सस्पिशियस, है ना, सही बात है। फिसी का मतलब क्या होता है? सस्पिशियस या डाउटफुल, बहुत ज्यादा डाउटफुल कंडीशन थी, है ना, इतना आसान काम दे रहे हैं, इतनी ज्यादा पैसा दे रहे हैं, और काम भी कोई ज्यादा वो नहीं था, बस कॉपी करना था इंसाइक्लोपीडिया को, तो ऐसी जॉब करने से पहले हम कई बार सोचेंगे और मना कर देंगे लगभग। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं थिंग्स टू डू वाले, वो देख लो। What is the difference between a dictionary and an encyclopedia? डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया में क्या डिफरेंस होता है? देखो, a dictionary gives a list of words of a language, किसी भाषा के जो वर्ड्स होते हैं उनकी लिस्ट होती है डिक्शनरी में, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एंड गिव्स देयर मीनिंग, और उसका मीनिंग लिखा होता है डिक्शनरी में। वेयर एज, जबकि एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक, एक बड़ी सी बुक होती है, दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉलेज, अलग अलग एरिया का नॉलेज, अलग अलग फील्ड के नॉलेज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसी बुक में दिया जाता है, उसको एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। यूजुअली अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो कि इस नॉलेज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। सजेस्ट अ फ्यू वर्ड्स दैट मे अपीयर अंडर ए आफ्टर आर्चरी इन एन एनसाइक्लोपीडिया, है ना, आर्चरी के साथ देखो कौन कौन से वर्ड्स है जो आफ्टर आर्चरी, आर्चरी के बाद और आपको एनसाइक्लोपीडिया में देखने को मिल जाएंगे। तो आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा, अर्चीव्स देखने को मिल जाएगा, ये अर्चीव की स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पर गलत दी है ना, तो आप थोड़ा सा स्पेलिंग सुधारो, ARCHIVE है, ये ई को हटा देना, बीच वाला ई हट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, है ना, बीच वाला जो ई है वो हट जाएगा, ARCHIVE, ठीक है, समझ गए आप लोग, ठीक है, तो ऐसा आप कर लेना, थोड़ा सुधार लेना, उसमें गलत दे दिया था। हाँ, आगे देख लेते स्टूडेंट और क्या कुछ है यहाँ पर। इंग्लिश वर्कशॉप देख लेते हैं हम सीधे सीधे, इंग्लिश वर्कशॉप क्या बोला इंग्लिश वर्कशॉप में स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपका पेज नंबर 81, वहाँ पर बुक का है ना, वहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे तो शायद हाँ 81 पे ही है इंग्लिश वर्कशॉप, वो आप देख लीजिए, है ना। फाइंड एंड राइट द डिस्क्रिप्शंस ऑफ डिफरेंट पीपल इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में अलग अलग जो लोग हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है, मतलब कुछ परिचय, उनका इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, उनके बारे में कुछ कुछ लिखना है ना, वो कौन है क्या है। तो शेरलॉक होम्स कौन है? द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर प्राइवेट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड, डिटेक्टिव स्टोरीज एंड नॉवेल, ठीक है, फेमस कैरेक्टर है ये, डिटेक्टिव का रोल प्ले करते हैं जो कहानियों में, है ना, किस्सों में। ही इज नोन फॉर हिज कीन ऑब्जर्वेशन, अपने बहुत ही गहरे ऑब्जर्वेशन के लिए, नॉलेज के लिए वो जाने जाते हैं, ऑफ मैनी फील्ड, अलग अलग फील्ड का, एंड एबिलिटी टू मेक एक्यूरेट डिडक्शन, और एक्यूरिटी उनमें कि बहुत अच्छे से डिडक्शन कर लेते हैं, डिड्यूस कर लेते हैं, यानी चीज़ों को भांप लेते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर वॉटसन कौन है? डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स फ्रेंड, जो डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स है उन्हीं के एक फ्रेंड है, हु असिस्टेड हिम, जो उनकी हेल्प करते हैं, असिस्ट करना हेल्प करते हैं, जो हिम इन मैनी ऑफ हिज क्रिमिनल केसेस, उनके क्रिमिनल केसेस को सुलझाने में हेल्प करते हैं ये। ही इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी के नरेटर है, मतलब इस कहानी को सुना रहे हैं वो हमें, है ना। मिस्टर जेब्स विल्सन कौन है? मिस्टर विल्सन वॉज एन एल्डरली विद फियरी रेड हेयर, एक काफ़ी ज़्यादा उम्र के इंसान है, एल्डरली, है ना, और विद फियरी मतलब आग के कलर के जैसे रेड हेयर है उनके, हाँ, फायर के जैसे। ही वॉज अ पाउंड ब्रोकर, ये क्या है? पाउंड ब्रोकर है, जो चीज़ों को किराए पे देते हैं, ठीक है ना, ऐसी दुकान है,
जो रेंट पे देते हैं चीज़ों को अपनी, पाउंड ब्रोकर है। ही अप्लाइड फॉर द एडवर्टाइजमेंट इन पर्सन, उन्होंने अप्लाई किया था एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी इंसान को। ही गॉट द जॉब, उन्हें जॉब मिल जाती, बट दैट ब्रॉट हिम इनटू ट्रबल, लेकिन उसके बाद ये किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं। विंसेंट स्पॉटिंग कौन है यहाँ पर? ही वॉज मिस्टर विल्सन्स असिस्टेंट, जो मिस्टर विल्सन है उनका असिस्टेंट था, उनकी दुकान पे काम करता था। ही वॉज स्मार्ट, एफिशिएंट एंड वर्कड फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस, बहुत ज़्यादा स्मार्ट एफिशिएंट बच्चा था ये, है ना, इंसान था, और काम कर रहा था आधी सैलरी में, है ना, जो नॉर्मली दी जाती। ही एडवाइज्ड मिस्टर विल्सन, इसी ने एडवाइस दिया था मिस्टर विल्सन को टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द एडवर्टाइजमेंट में जॉब दी है न्यूज़पेपर की, उसमें अप्लाई करो करके, ठीक है। और ख़ास बात तो ये कि विंसन स्पॉल्डिंग क्या था एक्चुअली, ये एक क्रिमिनल था, क्रिमिनल क्ले था। कौन था ये? क्ले नाम का क्रिमिनल था, जो अपना नाम बदल के आ गया था विंसेंट स्पॉल्डिंग, और यहाँ पर जॉब लेने के लिए मिस्टर ये मतलब जेम्स विल्सन के यहाँ, ठीक है। मिस्टर एज़ेकिया हॉपकिंस कौन है? एन अमेरिकन मिलीनियर है, हु फाउंडेड द रेड हेडेड लीग, जिन्होंने स्थापना की थी रेड हेडेड लीग की, है ना, टू हेल्प ऑल द पीपल विद रेड हेयर, उन लोगों की जिन लाल बालों वाले जो लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। मिस्टर डंकन रॉस कौन है स्टूडेंट? ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेड हेडेड लीग, इस रेड हेडेड लीग के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने बताया रेड हेडेड लीग चल रही है और जो भी है ना। हु गेव जॉब टू मिस्टर विल्सन, उन्होंने मिस्टर विल्सन को जॉब दिया था। ही एंगेज्ड मिस्टर विल्सन इन डूइंग नॉर्मल जॉब, उन्होंने क्या किया था? ही एंगेज मिस्टर विल्सन, उन्होंने मिस्टर विल्सन को एंगेज कर दिया, व्यस्त कर दिया था नॉर्मल जॉब में। ही वॉज वन ऑफ द मिसक्रिएंट्स इन द मिस्ट्री केस, जो मिस्ट्री केस होते हैं ना, मिस्ट्री को सुलझाने वाले जो कहानियाँ होती सस्पेंस वाली, उस टाइप के नॉवेल में, स्टोरीज में ये क्या होते हैं? मिसक्रेंट्स होते हैं। मिसक्रेंट्स मतलब विलन का रोल प्ले करते हैं। किसका? विलन का। ये जो किरदार है ये विलन है, ठीक है ना। समझ गए? ठीक है, शर्लॉक होम हीरो है और ये विलन है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ है क्या? हाँ, लैंग्वेज स्टडी दिया, तो ठीक है, मैं इसको तो वहीं से करा देता हूँ आपको, लैंग्वेज स्टडी वाला पोर्सन, ठीक है। स्टूडेंट ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया डिस्क्रिप्शन वाला, ठीक है ना। आगे अब देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये लैंग्वेज स्टडी वाला पोर्शन है। ये जो सेकंड और थर्ड है वो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं, है ना, वो एक्टिविटीज़ है बस। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे फ्लो चार्ट ऐसे बना लेना है और स्टोरी को पार्ट्स में लिख करके फ्रेम बना करके शो करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। और आपको यहाँ पर बीच में ड्राइंग बना लेना है, ठीक है, लोगों की, और फिर स्टोरी को शो करने की कोशिश करना है। लैंग्वेज स्टडी देख लेते हैं। ऑक्सिलरी बी एंड हैव नेगेटिव, जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है मतलब हेल्पिंग वर्ब बी और हैव की, उसका नेगेटिव कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो बी और हैव की जो फॉर्म होती है स्टूडेंट, ये मेन वर्ब भी बन जाती है और हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है। अगर दो वर्ब आ गई तो बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, और अकेली बी की फॉर्म आ गई तो खुद ही मेन वर्ब बन जाएगी। यहाँ पर देखो बी की फॉर्म यहाँ एम है, देखो बी की फॉर्म मैंने बताया आपको, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या होती है? बी की फॉर्म होती है ना। अब यहाँ तो आई एम नॉट गोइंग लिखा है, दो दो वर्ब आ गई, एम भी आ गया, गोइंग भी आ गया, गो की आईएनजी फॉर्म भी आ गई और बी की फॉर्म एम भी आ गया, दो दो वर्ब आ गई। तो यहाँ पर जो बी एम है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट। दो वर्ब आती है तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है, तो एम यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है? तो इस टाइप का सेंटेंस लिखा, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, तो इसको हमने क्या कर दिया? आई एम गोइंग को हमने आई एम नॉट गोइंग कर दिया। मतलब नॉट कब कहाँ लगाना है वो देखो। पॉजिटिव सेंटेंस जो है बी की फॉर्म वाला, उसको नेगेटिव कैसे बनाना है वो समझो। जैसे आई एम गोइंग लिखा है, आई एम गोइंग, तो इसको नेगेटिव बनाना है तो नॉट तो लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा? इस हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। सही है, एम के बाद लगेगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। तो आई एम नॉट गोइंग, क्लियर हो गया। वैसे ही यहां पर भी करना है, आई हैव सीन इट, जैसे कि हैव अगर आपका आ गया और साथ में कोई वर्ब भी आई है, और मैंने आपको बताया था कि बी की फॉर्म के साथ जो मेन वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म में आती है, और हैव की फॉर्म के साथ जो मेन वर्ब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ भी दो वर्ब है, हैव भी है, सीन भी है। तो हैव हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब क्या है? सीन, सी की थर्ड फॉर्म है, सी, सॉ, सीन, है ना।
तो यहाँ भी आप देख सकते हैं नॉट की पोजीशन को। नॉट कैसे, आई हैव सीन इट मतलब मैं इसे देख चुका हूँ, लेकिन नहीं देख चुका हूँ के लिए क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट सीन इट। तो नॉट जब भी लगता है तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाता है। समझ में आ गया। या इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हो, आई हैवंट सीन इट। हैव नॉट को हैवंट लिख सकते हो, आई हैवंट सीन इट, आई हैवंट सीन इट। समझ में आ गया। सी वॉज नॉट स्लीपिंग, सी वॉजंट स्लीपिंग। देखो इसको शॉर्टकट में सी वॉजंट स्लीपिंग है ना, समझ गया, सी वॉजंट स्लीपिंग। वैसे ही सी हैज नॉट फिनिश्ड, सी हैजंट फिनिश्ड। तो हैज नॉट तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट मिलके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं बना है, ठीक है ना, हर केस में नहीं बनता, यहाँ पर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखो वॉज नॉट को वॉजंट कर दिया, हैज नॉट को हैजंट कर दिया। क्लियर है, ये चीज समझना आप लोग। अब मेन वर्ब बी एंड हैव। अभी तक मैंने क्या देखा कि जो बी की फॉर्म की और हैव की फॉर्म थी ये हेल्पिंग वर्ब बन रही थी, क्योंकि सेंटेंस में दो दो वर्ब आ रही थी। लेकिन यहाँ देखो सेंटेंस में एक ही वर्ब आ रही है। आर यू हंग्री में आर अकेली ही एक मेन वर्ब है, यू सब्जेक्ट है और हंग्री तो एडजेक्टिव है, आप कैसे हो हंग्री हो, है ना। तो आर अकेली मेन वर्ब है, सही बात है। और यहाँ पर हैव यू अ पेन, तो हैव एक ही मेन वर्ब है यहाँ पर, दूसरी कोई तो है नहीं, यू सब्जेक्ट है, पेन तो ऑब्जेक्ट हो गया, सही बात है, चीज है वो। तो ऐसे केस में ये क्या बनती है, ये बी की फॉर्म है, हैव की फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं खुद ही मेन वर्ब बन जाती, हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती, खुद ही बन जाती मेन वर्ब। तो क्या करना है आपको, व्हेन बी एंड हैव आर यूज्ड एज मेन वर्ब, देखो एज मेन वर्ब के जैसे अब यूज करते हैं तो डू इज नॉट नीडेड टू फॉर्म क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बनाने के लिए डू की जरूरत नहीं पड़ती। एंड नेगेटिव के लिए विद द मेन वर्ब हैव ऑक्सिलरी डू कैन बी यूज्ड, लेकिन हैव के साथ डू का यूज कर सकते हो। बी की फॉर्म के साथ डू की जरूरत नहीं पड़ती नेगेटिव बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन हैव के साथ डू का यूज कर सकते हो। जैसे कि देखो आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, वाई इज ही सो सैड, वो इतना दुखी क्यों है। तो इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला क्या है, हेल्पिंग जो मेन वर्ब है बी की फॉर्म वो रख लो, फिर सब्जेक्ट रख लो, और फिर जो बची हुई चीज़ें वो रख लो, और बाद में लगा दो क्वेश्चन मार्क, सीधा आसान है, ठीक है ना। या फिर और क्वेश्चन बनाना है तो इसके साथ डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन बनाना है तो डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड भी शुरू में रख सकते हो, वाई इज ही सो सैड, यहाँ भी वाई लिख सकते हो, वाई आर यू हंग्री लिख सकते हो ना, बस बहुत आसान है। आई एम नॉट हंग्री नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं है, आई एम नॉट हंग्री। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट कहाँ से लगाओगे, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एम ही तो मेन वर्ब है, तो सीधे मेन वर्ब के बाद ही नॉट लगा दो, आई एम नॉट एंग्री, ठीक है ना। वैसे ही हैव यू अ पेन को हैव यू गॉट अ पेन भी लिख सकते हो। क्या आपके पास पेन है, हैव यू अ पेन। या फिर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप गॉट का यूज़ करते हैं, गॉट को एज अ मेन वर्ब यूज़ करके हैव को हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज़ करके भी आप सिंपल सवाल पूछ सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, हैव यू गॉट अ पेन, ऐसा भी आप पूछ सकते हो। या फिर डू यू हैव अ पेन, तीनों का मतलब सेम है, बस अंदाज अलग है पूछने का। क्या आपके पास पेन है को आप हैव यू अ पेन भी बोल सकते हो, हैव यू गॉट अ पेन भी बोल सकते हो, डू यू हैव अ पेन भी बोल सकते हो। और नेगेटिव में आई हैवंट एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, आई हैवंट एनी मनी। या फिर आई हैवंट गॉट एनी मनी, ऐसा ही बोल सकते हो। या फिर आई डोंट हैव एनी मनी, या आई डोंट हैव मनी, ऐसा ही बोल सकते हो, आई डोंट हैव मनी। तो ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो लेक्चर कैसा लगा बताइए मुझे आप लोग, ठीक है। पार्ट 2 की एक्सरसाइज में अगले लेक्चर में लेकर के आऊँगा, ओके।